गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसके सिविक्स पोर्शन के चौथे अध्याय यानी कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले होते क्या हैं और उनकी राजनीति क्या होती है, ये आप लोग समझ लीजिए। लैंगिक मसलों का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में विभेद करना। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें महिलाओं को उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता है, उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जितने पुरुषों को प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में हम देख लेते हैं कि निजी और सार्वजनिक जो विभाजन है वो किस स्तर पर होता है। सार्वजनिक और सामाजिक स्तर पर भी स्त्री और पुरुष में विभेद किया जाता है, लेकिन परिवार के स्तर पर भी विभेद किया जाता है। जैसे माना जाता है कि घर के सारे कामकाज करने के लिए महिलाओं को बनाया गया है, जबकि बाहर के कार्य करने के लिए पुरुषों को बनाया गया है। महिलाएं हमेशा झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, इन्हीं सारे कामों में, घर के कामों में लगी रहती हैं और पुरुष बाहर के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। इन सब चीजों में समाज में स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। इन्हीं विभाजनों के अनुसार यहां एक चीज और देखने वाली बात होती है कि जैसे घर के काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े साफ करना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं जो बाहर करने के होते हैं और जिन्हें पुरुष बड़े आसानी से करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में जो खाना बनाया जाता है वो पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। होटल में जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं होती हैं वो भी पुरुष के द्वारा की जाती हैं। लॉन्ड्री जो खोली जाती है वो पुरुष के द्वारा ही खोली जाती है। लेकिन इन सब कार्यों से चूंकि पैसा आता है, इसलिए इस कार्य को श्रेष्ठ माना जाता है और महिलाएं जो घर में कार्य करती हैं वो कार्य उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अगर औसत के हिसाब से हम देखें तो भारत में 7.5 घंटे प्रतिदिन महिला काम करती है, जबकि 6.5 घंटे औसत पुरुष कार्य करते हैं। इन जो घंटों के औसत कार्य में है, ये सारा कार्य महिला 1 घंटे ज्यादा ही कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी वो पुरुष के कार्य से कम माना जाता है, उसको कम महत्व प्राप्त होता है। यही जो विभाजन है, यही जो समाज में लैंगिक मसले उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में तो ये है ही, विदेशों में भी ऐसा ही है। जहां पर भी विकासशील समाज हैं, जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है, वहां ये सारे मसले देखने को मिलते हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज है या पुरुष प्रधान समाज है और समाज के वो सारे कार्य बाहर के या सम्मानजनक कार्य पुरुषों ने ले लिए हैं, महिलाओं के लिए घर के काम छोड़ दिए गए हैं। और भी जो कार्य महिलाएं करती हैं उन कार्यों में भी महिला और पुरुष में विभेद होता है। उनकी मजदूरी में अंतर होता है, उनकी तनख्वाह में अंतर होता है। एक ही कार्य जिसको पुरुष कर रहा है उसी को महिला कर रही है, तो पुरुष को पैसा ज्यादा मिलता है, महिला को उससे कम पैसा मिलता है। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं समाज में स्पष्ट बंटवारा कर देती हैं और यही बंटवारा कहीं ना कहीं समाज को विकास की ओर नहीं ले जाता है। जैसे कई कंट्री ऐसी हैं जो अपने महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, वो बाहर जाना ही उनका पसंद नहीं करते हैं। अगर वो बाहर निकलती भी हैं तो उनको बहुत बड़ा पर्दा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
समाज विकास के पथ पर उतनी तेजी से नहीं चल पाता है जिस तेजी से विकसित देशों में चलता है, जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। भारतीय जो समाज है उसमें लगातार जब आप देखेंगे तो आपको लगातार महसूस होगा कि भारतीय समाज में महिला और पुरुषों का विभेद तत्कालीन समय में स्पष्ट होता है। प्राचीन काल में तो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था और सारे अधिकार महिलाओं के पास थे, लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिन स्थितियों के कारण समाज पितृसत्तात्मक हो गया और महिलाओं की स्थिति खराब होती चली आई। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी आज बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां पर ये भेदभाव दिखाई देता है। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर एक नारीवादी आंदोलन चल रहा है। नारीवादी लोग जो होते हैं, नारीवाद को जो आगे बढ़ाते हैं, उनका कहना यही है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नारीवादी आंदोलन में यह कहा जाता है कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसी स्कैंडिनेवियाई देशों में जब महिलाएं आगे आकर सारे कार्य कर रही हैं, बड़ी से बड़ी बैंक के अधिकारी बन रही हैं, सारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो महिलाएं पुरुष से अच्छा नहीं कर रही हैं, तो क्यों ना इन देशों में भी इसी तरीके का सम्मान और अधिकार नारी को प्राप्त होना चाहिए। इसी के लिए प्रत्येक देश में एक नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत में भी इस नारीवादी आंदोलन को काफी रूप से देखा जा रहा है। चलिए भारत के समाज में देख लेते हैं कि भारत के समाज में किन किन स्थितियों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं साक्षरता में। साक्षरता, जो महिला साक्षरता है वो 54%, पिछली जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 54% है, जबकि पुरुष साक्षरता 74% है। साक्षरता में ही अंतर देख लीजिए। फिर आप देख लीजिए साक्षरता तो ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा में, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा की ओर भेजते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा में भेजते हैं, लेकिन आज भी लगभग 80% से ज्यादा भारतीय लोग अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलाते हैं। उनको प्रारंभिक शिक्षा देकर ही उन्हें घर गृहस्थी के कार्यों में लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें तो दूसरे के घर जाना है, दूसरे का घर संभालना है, उस घर के कार्य सीख लेने चाहिए। यदि इनको ये घर के कार्य नहीं आएंगे तो ये समाज में हमारी नाक कटवाएंगी। महिलाएं कई स्तर पर, जब हम देखते हैं कि महिला और पुरुष के इस विभेद को देखते हैं तो कई ऐसी प्रतियोगिताएं हमने देखी हैं जिसमें महिलाएं प्रथम पोजीशन हासिल कर लेती हैं, लड़के उनसे पीछे रह जाते हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां पर महिलाएं अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन स्थितियों में के बावजूद भी हमारे समाज में महिलाओं को वो स्तर प्राप्त नहीं है। भारतीय समाज में मां बाप अपने बेटियों को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बेटियां वहीं रह के पढ़ती हैं। उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि बेटों की पढ़ाई पर सारे संसाधन लगा दिए जाते हैं। उन संसाधनों के साथ बेटे कुछ करते हैं, लेकिन यदि वही संसाधन बेटी पर लगाए जाएं तो निसंदेह बेटियां भी बेटों से कम साबित नहीं होंगी। इसी स्थिति में देख लेते हैं कि उसी जो बड़ी बड़ी उच्च प्रतिष्ठा के पद हैं, जो उच्च तनख्वाह वाली
पोस्ट हैं उन पोस्ट पर महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं या देखने को नहीं ही मिलती हैं। समान मजदूरी का एक नियम बनाया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका पालन सरकारी स्तर पर तो हो रहा है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में इसका पालन नहीं होता है। और प्राइवेट में तो क्या, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जैसे खेलकूद में ही देख लीजिए, विराट कोहली को सारे लोग पहचानते हैं, विराट कोहली को सारा सम्मान मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन महिला क्रिकेटर्स को उतना सम्मान, उतना पैसा नहीं मिलता है, जबकि वो भी वर्ल्ड कप जीत के लाती हैं। दूसरा, अगर हम देख लें कि खेत खलिहान में जो महिला पुरुष आपस में काम करते हैं, तो उन महिलाओं की जो मजदूरी होती है उन पुरुषों से कम होती है, जबकि काम दोनों का बराबर होता है। इसमें किसी प्रकार की समान कार्य और समान वेतन का नियम लागू नहीं होता है, उस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है। यही वो सोच है जिस सोच से एक नई समस्या क्रिएट हो रही है। समाज की दिशा बदलती चली जा रही है, प्रकृति का संतुलन बदल रहा है। क्यों? आइए देखते हैं। जब हम भारत के लिंगानुपात की ओर देखते हैं, तब पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को लड़का ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नर संतान ही चाहिए। इसके कारण स्त्रियों को या नारी संतान को पेट में ही मारने का प्रयास किया जाता है, जो बहुत सारे प्रदेशों में स्पष्ट दिखाई देता है। और आज जो लिंगानुपात 1000 में 919 था, अब 850 के आसपास आ गया है। ये लिंगानुपात में जो अंतर है, ये भयावह परिस्थितियां पैदा करेगा। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि स्त्रियां बहुत कम हो जाएंगी, पुरुष बहुत अधिक हो जाएंगे, तो ये प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेंगे। इस प्रकृति के संतुलन के लिए महिला और पुरुष लिंगानुपात बहुत आवश्यक है। यदि वो लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, तो निश्चित तौर से संस्कृति विनाश की ओर जाएगी, विकास की ओर नहीं जाएगी। यहां पर देख लीजिए कि महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वो भी बहुत कम है। समाज में ये विचारधारा बन गई है कि महिलाएं आगे नहीं जा सकती हैं, ये अच्छा कार्य नहीं कर सकती हैं, ये कुशल प्रशासक नहीं हो सकती हैं, तो इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है। अभी हम देख लेते हैं 2014 में जो हमारी संसद का चुनाव हुआ था, उस संसद के चुनाव में 12% महिलाओं को जगह मिली थी, मात्र 12% महिलाओं को। और विधानसभाओं में तो यह प्रतिशत और भी घट जाता है, विधानसभाओं में यह प्रतिशत 5% रह जाता है। सोचिए, 5% महिलाओं की भागीदारी के बाद यदि कोई कानून बनता है, तो महिलाओं के हित में तो कतई नहीं बनेगा वो, और समाज को जो एक विकास की स्थिति मिलनी चाहिए, वो विकास की स्थिति नहीं मिल पाएगी। लेकिन पंचायती राज संस्थान में 33% आरक्षण के माध्यम से अभी तक कुल 10 लाख महिलाओं का निर्वाचन हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, धीमे धीमे विकास हो रहा है, और समाज इस लैंगिक मसले पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। और ये बता रहा है कि यदि हम ध्यान इस समस्या पर केंद्रित नहीं करेंगे, तो समाज में, देश में और संसार में एक ऐसी समस्या का उद्भव हो जाएगा, ऐसी समस्या प्रारंभ हो जाएगी जिसका निराकरण संभव नहीं हो सकेगा। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।